हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई थिंक सब बढ़िया और पिटपाट हो गया। तो चलो आज सुनते हैं हिंदी कहानी। और बढ़िया लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो आओ सुन दो कहानी। एक बार एक विद्यालय में परीक्षा चल रही थी। सभी बच्चे अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके आए थे। कक्षा का सबसे ज्यादा पढ़ने वाला और होशियार लड़का अपने पेपर की तैयारी को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त था। उसको सभी प्रश्नों के उत्तर आते थे, लेकिन जब उसने अंतिम प्रश्न देखा तो वह चिंतित हो गया। सबसे अंतिम प्रश्न में पूछा गया था कि विद्यालय में ऐसा कौन व्यक्ति है जो हमेशा सबसे पहले आता है। वह जो भी है, उसका नाम बताइए। परीक्षा दे रहे सभी बच्चों के ध्यान में एक महिला आ रही थी। वही महिला जो सबसे पहले स्कूल में आकर स्कूल की साफ सफाई करती। पतली सांवले रंग की और लंबे कद की उस महिला की उम्र करीब 50 वर्ष के आसपास थी। ये चेहरा वहां परीक्षा दे रहे सभी बच्चों के आगे घूम रहा था, लेकिन उस महिला का नाम कोई नहीं जानता था। इस सवाल के जवाब के रूप में कुछ बच्चों ने उसका रंगरूप लिखा तो कुछ ने इस सवाल को ही छोड़ दिया। परीक्षा समाप्त हुई और सभी बच्चों ने अपने अध्यापक से सवाल किया कि इस महिला का हमारी पढ़ाई से क्या संबंध है। इस सवाल का अध्यापक जी ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया। ये सवाल हमने इसलिए पूछा था कि आपको यह एहसास हो जाए कि आपके आसपास ऐसे कई लोग हैं जो महत्वपूर्ण कामों में लगे हुए हैं और आप उन्हें जानते तक नहीं। इसका मतलब आप जागरूक नहीं हैं। शिक्षा हमारे आसपास की हर चीज व्यक्ति का विशेष महत्व होता है, वह खास होता है। किसी को भी नजरअंदाज नहीं करें। एक बार एक राजा था। उसके राज्य में सभी अच्छे से चल रहा था। उस राजा ने अपने सैनिकों को बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत की थी। तलवारबाजी, खेलकूद और शासन कला, ये गुण तो सभी राजाओं में होते ही है, लेकिन इस राजा को इसके अलावा एक और भी शौक था। वह था कालीन बुनना। ये गुण हर किसी राजाओं में नहीं मिलता। राजा के इस काम को बहुत पसंद किया जाता था, लेकिन इसके साथ ही यह भी कहा जाता था कि ये काम एक राजा के लायक का नहीं होता। एक बार की बात है जब वह राजा अपने सैनिकों के साथ जंगल में शिकार के लिए गया। वहां पर अचानक वह अपने सैनिकों से बिछड़ गया। राजा को अकेला देख वहां के डाकुओं ने उस पर हमला बोल दिया और उसे बंदी बना दिया। राजा के पास से कुछ नहीं मिलने के कारण डाकुओं ने राजा को मारने का निर्णय किया। इस पर राजा को एक युक्ति सूझी। राजा ने डाकुओं से कहा कि यदि तुम मुझे कालीन बुनने का सामान ला दो तो मैं तुम्हें इस राज्य के राजा से 100 सोने के सिक्के दिलवाऊंगा। इस पर डाकू मान गए। राजा को कालीन बुनने का सामान दिया गया। राजा ने कालीन बुनना शुरू किया। जब ये कालीन पूरा बुन दिया तो इसे राजभवन में भेजा गया। वहां पर रानी इस कालीन को देखकर राजा के काम को पहचान गई और उसमें लिखे राजा के संदेश को पढ़ लिया। राजभवन में आए डाकुओं को पकड़ लिया गया और राजा को जंगल से छुड़वाया गया। बाज पक्षी सबसे उल्टा चलते हैं। जब एक बाज मादा अपने बच्चे को जन्म देती है तो उस समय से ही उसके बच्चे की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है कि उसे अपने जीवन में कैसे संघर्ष करना है। पैदा होने के कुछ ही दिन बाद बाज के बच्चे का प्रशिक्षण शुरू हो जाता है। उसके प्रशिक्षण के पहले पड़ाव में मादा बाज अपने बच्चे को चलना सिखाती है। जब बच्चा भूखा होता है तो उसकी माँ खाना लाती है, जैसा कि सभी पक्षी करते हैं। लेकिन बाज सीधा अपने बच्चे को खाना नहीं देते। मादा बाज खाना लाकर अपने घोंसले से कुछ दूरी पर खड़ी रह जाती है। जब बाज के बच्चे को तेज भूख लगती है तो वह खाने के लिए अपनी माँ के पास जाता है। धीरे धीरे संघर्ष करके मुश्किल से चलकर अपनी माँ के पास पहुंचता है। उस समय उसे कई सारी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ता है।
उसे कई चोटें भी लगती है, लेकिन उसकी माँ उसे खाना तक नहीं देती जब तक वह खुद उसके पास चलकर नहीं आ जाता। उसकी माँ कठोर दिल रखकर सिर्फ उसके पास आने का इंतजार करती है, उसे कोई मदद नहीं करती है। जब वह चलना सीख जाता है तो दूसरा पड़ाव आता है। यह पड़ाव उसके लिए बहुत ही मुश्किल होता है। इसमें मादा बाज अपने बच्चे को अपने पंजों में पकड़कर उसे खुले आसमान में ले उड़ती है। अपने बच्चे को पंजों में दबाकर वह लगभग 12 से 14 किलोमीटर ऊपर तक ले जाती है और वहां से उसे छोड़ देती है। तब वह बच्चा नीचे गिरने लगता है और वह उसे देखती है। जब उसका बच्चा 1 या 1.5 किलोमीटर तो बच्चे को डर लगने लगता है कि वह अब मर जाएगा और अपने पंख फड़फड़ाने लगता है। उड़ने की पूरी कोशिश करता है, फिर भी वह उड़ नहीं पाता तो मादा बाज उसे झट से आकाश में ही पंजों में पकड़ लेती है और उसे जमीन पर गिरा देती है। राजा के अपने हाथों के इस हुनर ने राजा की जान बचा ली। बाज पक्षी के बचपन की शुरुआत बहुत ही मुश्किल से होती है। बाज पक्षी को बचपन में ही ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है जिससे वह अपने जीवन में बड़ी बड़ी मुश्किलों से भी आसानी से सामना कर पाते हैं। जब किसी भी पक्षी का बच्चा पैदा होता है तो वह कम से कम 1 महीने तक तो अपने माता पिता पर निर्भर रहता ही है। वह अपने खाने पीने से लेकर जब तक चलना नहीं सीख जाता तब तक वह अपने माता पिता की नज़र में रहता है। लेकिन बाज पक्षियों में ऐसा नहीं होता है। ऐसा उसकी माँ तब तक करती है जब तक वह पूरी तरह से उड़ना नहीं सीख जाता। इस प्रकार से एक बाज के बचपन की शुरुआत होती है और उसे इस कठिन प्रशिक्षण को करना पड़ता है। इस कठिन प्रशिक्षण से वह अपने जीवन में बहुत कुछ सीखता है। इसके कारण ही वह अपने से दुगुना वजनी का भी आसानी से शिकार कर सकता है और उसे आसमान में ले उड़ता है। इस प्रशिक्षण से वह मजबूत और शक्तिशाली हो जाता है। हमें बाज के इस प्रशिक्षण से जीवन में बड़ी सीख मिलती है। हर व्यक्ति, जानवर या पक्षी अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है। इसका मतलब ये नहीं कि वह उसे अपने पर ही निर्भर रहने दें। उसे जिंदगी में मुश्किलों का सामना करना भी सिखाएं, जिसके कारण वह अपनी प्रतिभा दिखा सके और अपने एक बेहतर व्यक्तित्व कायम कर सके। हमेशा अपने बच्चों को ये ही सिखाए कि जिंदगी का दूसरा नाम ही संघर्ष है। अपने जीवन में यदि कुछ भी हासिल करना है तो संघर्ष करना ही पड़ेगा। और हमारी कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हमें मदद करे। हम भी संघर्ष कर रहे हैं, हमारे संघर्ष में आप भी योगदान जरूर दे। किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि फर्क इससे नहीं पड़ता कि लोग आपको तोड़ना चाहते हैं, फर्क इससे पड़ता है कि आप क्या चाहते हैं। एक गांव में 2 बच्चों की दोस्ती हो गई। एक बच्चा 8 साल का था और दूसरा 10 साल का। दोनों बच्चों की दोस्ती दिन प्रतिदिन मजबूत होती जा रही थी। दोनों साथ में स्कूल पढ़ने के लिए जाते थे, खेलने के लिए जाते थे। एक दिन दोनों बच्चे गेंद से खेल रहे थे और साथ खेलते खेलते गांव से दूर निकल गए और एक सुनसान इलाके में पहुंच गए। उस गांव से बाहर एक बहुत ही पुराना कुआं था जो कि सूख चुका था और उनकी गेंद उस पुराने कुएं में जाकर गिर गई। अब जो 10 साल का बच्चा था वो बोला कि रुको, मैं गेंद निकालता हूं, और इसी हड़बड़ाहट और जल्दीबाजी में वह कुएं में गिर गया। गेंद तो निकली नहीं बल्कि वह बच्चा भी कुएं में चला गया। अब छोटा बच्चा जो कि बाहर खड़ा था वह घबरा गया। वह सोचा कि अब क्या होगा। घर वाले तो मुझे बहुत मारेंगे, डांटेंगे, इसकी जान चली जाएगी, यह बच नहीं पाएगा। उसके मन में ऐसी बहुत सी उल्टे उल्टे निगेटिव ख्याल आ रहे थे। अब अंदर पड़े बच्चे का गला चिल्लाने के कारण सूखता जा रहा था। आवाज नहीं निकल रही थी, सांसें फूल रही थी और आसपास में पानी भी नहीं मिल रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे।
तभी उसको दूर झाड़ी के पास एक रस्सी और बाल्टी दिखाई दी। वह बच्चा दौड़कर गया और लेकर के आ गया। उसने रस्सी से वह बाल्टी बांधी और रस्सी नीचे कुएं में फेंक दी और उस 10 साल के लड़के से कहने लगा कि आ जाओ ऊपर, मैं तुम्हें खींचता हूँ। अंदर पड़ा लड़का कहने लगा कि पागल तो नहीं हो गए हो, तुम भी गिर जाओगे, तुम मुझे नहीं खींच सकते, ये नहीं हो सकता। उस 8 साल के लड़के ने कहने लगा कि नहीं, मैं करके दिखाऊंगा, तुम बाल्टी पकड़ो और ऊपर आ जाओ। उस 8 साल के बच्चे ने अपनी पूरी जान लगा दी। उसका गला सूख चुका है, प्यास लग रही है, हालत खराब है, लेकिन उसके बावजूद उसने उस रस्सी को अपने पूरे दम से खींचा और उस 10 साल के लड़के को बाहर निकाल दिया। अब उस बच्चे को निकलते निकलते रात हो गई थी। अब वो दोनों बच्चे गांव की तरफ जा रहे थे। जब दोनों गांव में पहुंचे तो भीड़ इकट्ठी हो गई थी। उन दोनों के माता पिता रो रहे थे। गांव वाले कह रहे थे कि बच्चे मिल जाएंगे, बच्चे मिल जाएंगे, लेकिन मिले कहीं नहीं। तो सब परेशान थे। इन दोनों बच्चों को जब गांव की तरफ आते हुए देखा तो लोग खुश हो गए कि मिल गए दोनों बच्चे। अब लोग दोनों बच्चे से पूछने लगे कि कहाँ गए थे। इन बच्चों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। सोचे सच बोले तो मार पड़ेगी कि इतनी दूर चले गए, कुएं में गिर गए, और अगर झूठ बोले तो क्या बहाना मारे। दिमाग काम नहीं कर रहा था, ऐसे हालात थे और दिन भर से परेशान भी थे। अब इन दोनों ने सच बोल दिया। छोटे बच्चे ने कहा कि ये कुएं में गिर गए थे तो मैंने रस्सी से खींचकर बाहर निकाल दिया। अब जैसे ही ये बोला तो लोग हंसने लगे कि तुम पागल हो, क्या तुमसे एक बाल्टी पानी नहीं खींचती और तुम 10 साल के बच्चे को खींचकर बाहर निकाल दिया। लोग उन बच्चों का मजाक उड़ाने लगे। तभी गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जो वहां के सरपंच थे, उन्होंने कहा कि ये बच्चे सच बोल रहे हैं, ये वाकई में 10 साल के बच्चे को खींचकर बाहर निकाल दिया। अब इसके दो कारण है। पहली बात तो ये कि इसके पास और कोई विकल्प नहीं था। इसे मालूम था कि इसे बाहर नहीं निकाला तो ये मर जाएगा। और दूसरी बात, इसके आसपास में कोई ये कहने वाला नहीं था कि तुझसे नहीं होगा, इसलिए ये बच्चे सच बोल रहे हैं। अगर जीवन में आप सक्सेस पाना चाहते हैं तो ये बातें याद रखिएगा। पहला, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है, आपको उस काम को करके ही दिखाना है। और दूसरा, जब आसपास के लोग कहने लगे कि तुमसे नहीं होगा तो बहरे बन जाओ, उनकी बातों को मत सुनो। आज की कहानी से मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। और हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले अगर दिल से किसी का सहारा और भला करना चाहते हैं तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका धन्यवाद मदद करने के लिए। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्मों का फल हमें उसी तरह ढूंढ लेता है जिस तरह एक बछड़ा हजारों गायों के बीच अपने को ढूंढ लेता है। कर्म फल इंसान को भोगना ही पड़ता है। हमारे किए गए कर्म हमें ढूंढ ही लेते हैं, फिर चाहे वो कर्म अच्छे हो या बुरे हो। लेकिन हम लोग इस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते और हमें लगता है कि कर्म फल जैसा कुछ नहीं होता। हम अक्सर उन लोगों के बारे में बात करते हैं जो दूसरों के साथ बुरा करते हैं, लेकिन फिर भी कोई उनका कुछ नहीं कर पाता। यही सोचकर हमसे ज्यादातर लोग बुरे काम करने लग जाते हैं। हम सब यह भूल जाते हैं कि कर्मों का हिसाब कभी भी तुरंत नहीं होता। किसी के साथ बुरा करने वाला भले ही आज सुखी हो, लेकिन कभी ना कभी उसे उसके कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। बहुत समय पहले की बात है, शहर से दूर गांव में एक दुकानदार था जो अपने ही गांव से एक व्यक्ति से रोजाना 1 किलोग्राम मक्खन खरीदा करता था। वह दुकानदार कई सालों से उस व्यक्ति से मक्खन की खरीदारी कर रहा था। एक दिन उस दुकानदार ने सोचा कि मैं रोज इस व्यक्ति से मक्खन खरीदता हूँ, लेकिन बहुत समय से मैंने इसके मक्खन का वजन तौलकर नहीं देखा। कल तौलकर देखूंगा कि ये मक्खन 1 किलोग्राम से कम तो नहीं देता। अगले दिन जब वह व्यक्ति मक्खन देकर गया, तब वह दुकानदार ने मक्खन का वजन किया तो देखा मक्खन सिर्फ 900 ग्राम है। उस दुकानदार को काफी गुस्सा आ गया।
वह दुकानदार गुस्से में गांव के पंचायत के पास गया और उसने उस व्यक्ति की शिकायत कर दी। गांव की पंचायत बैठी और उस व्यक्ति को बताया गया कि तुम पर इस दुकानदार ने धोखा देने का आरोप लगाया है। तुम इस दुकानदार को देने वाले मक्खन में हेरा फेरी करते हो और हर बार तुम इसे 1 किलोग्राम मक्खन की जगह सिर्फ 900 जी देते हो। कल तौल कर देखूंगा कि ये मक्खन 1 किलोग्राम से कम तो नहीं देता। अगले दिन जब वह व्यक्ति मक्खन देकर गया, तब वह दुकानदार ने मक्खन का वजन किया तो देखा मक्खन सिर्फ 900 ग्राम है। उस दुकानदार को काफी गुस्सा आ गया। वह दुकानदार गुस्से में गांव के पंचायत के पास गया और उसने उस व्यक्ति की शिकायत कर दी। गांव की पंचायत बैठी और उस व्यक्ति को बताया गया कि तुम पर इस दुकानदार ने धोखा देने का आरोप लगाया है। तुम इस दुकानदार को देने वाले मक्खन में हेरा फेरी करते हो और हर बार तुम इसे 1 किलोग्राम मक्खन की जगह सिर्फ 900 जी देते हो। ही मिलेंगे। हमारी चालाकी ही हमारा नुकसान कर देती है। हम जो भी दूसरों को देते हैं या दूसरों के साथ जैसा भी व्यवहार करते हैं, वह कभी ना कभी लौटकर हमारे पास ही आता है। किसी के साथ अच्छा करोगे तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा। उसी तरह किसी का बुरा सोचोगे और बुरा करोगे तो आपके साथ भी बुरा ही होगा। जिसे दुकानदार को अपने ही चालाकी से नुकसान झेलना पड़ा, उसी तरह हमें भी अपने कर्मों की वजह से कभी ना कभी नुकसान झेलना ही पड़ता है। दूसरों के साथ हमें बुरा करके हमें 1, 2 या 10 बार बच सकते हैं, लेकिन एक ना एक दिन उसका परिणाम हमें भुगतना ही पड़ता है। हम अपने कर्मों के फल से नहीं भाग सकते हैं। बुरे करने वाले के साथ बुरा ही होता है, फिर चाहे वह आज हो या आने वाले 1 साल बाद हो। उसी तरह अच्छा करने वालों के साथ अच्छा ही होता है। कई बार हमें यह लगता है कि दूसरों के साथ गलत करके हम बच जाएंगे, लेकिन ऊपर वाला हर किसी के कर्मों को देखता है और उनका हिसाब रखता भी है, और जरूरत पड़ने पर हिसाब बराबर भी कर देता है। इसीलिए कभी भी गलत ना करो और ना ही कब यह सोचो कि उल्टे सीधे काम करके हम बच जाएंगे। जिंदगी को बेहतर तरीके से जियो, ईमानदार बनो।